और आज के वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? नेफ्ताली बेनेट। तो नेफ्ताली बेनेट आई थिंक आप सभी को पता होगा, बहुत टाइम से न्यूज में भी थे। अभी कुछ टाइम पहले यूएन के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था जब फलस्तीन और इसराइल का विवाद चल रहा था। तब से ये न्यूज में लगातार बने हुए थे। तो अभी हाल ही में इसराइल में इलेक्शन हुए और नेफ्ताली बेनेट बने नए प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, ये इसराइल के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? ये 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है बेंजामिन नेतान्याहू को। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अभी हफ्ते भर पहले इसराइल के नए राष्ट्रपति भी अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है? इनका नाम है इशाक हेजरोग। क्या नाम है? इशाक हेजरोग। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इटली की कैपिटल है रोम, जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक गेम स्टूडियो जिसका नाम है बिग बॉक्स वीआर, इसको खरीद लिया गया है? तो ये है फेसबुक। फेसबुक ने गेम स्टूडियो कंपनी बिग बॉक्स वीआर को अभी हाल ही में खरीद लिया। और बिग बॉक्स वीआर जो है ये बेसिकली आपका वर्चुअल रियलिटी बेस्ड वीडियो गेम है जिसको आप इस तरीके से खेल सकते हो, लाइक आपकी आंखों के सामने विजुअल इफेक्ट्स होते हैं और उनकी मदद से आप इसको एंजॉय करते हो। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, फेसबुक इसको लॉन्च कर रहा है किस नाम से? फेसबुक इसको ओकुलस के नाम से लॉन्च कर रहा है मार्केट में खरीदने के बाद। और फेसबुक की स्थापना 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। गूगल की स्थापना करी गई थी 1998 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी गई थी 1975 में और ट्विटर की स्थापना साल 2006 में। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला और गूगल के हैं सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एक साथ कितने क्रिकेटर्स को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा एक साथ 10 क्रिकेटर्स को अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें से ये सारे क्रिकेटर्स के नाम आपके सामने हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है एक भारतीय भी हैं, और ये हैं भारतीय जिनका नाम है विनोद मैनकैड। क्या नाम है? विनोद मैनकैड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर आपसे पूछ सकता है। कुमार संगकारा अभी सबसे लास्ट में ही रिटायर हुए हैं, तो इनके बारे में पूछ सकता है कि कौन से श्रीलंकन खिलाड़ी हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो कुमार संगकारा जैसे इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा विनो मैनकैट, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि भारतीय हैं। एक यहाँ पर ये ध्यान रखना, इनका नाम काफी प्रचलन में था, एंडी फ्लावर। और एंडी फ्लावर कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये जिम्बाब्वे से खेलते थे। तो इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक ऐसी रिस्पेक्टेड गैलरी होती है क्रिकेट वर्ल्ड की जिसमें लीजेंड क्रिकेटर्स को ही शामिल किया जाता है। ये एक तरीके का ऑनर है। और आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। आईसीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। ये भी आपका करंट अफेयर का ही पार्ट है क्योंकि ग्रेग ब्रैकली को अभी 5 से 6 महीने पहले ही आईसीसी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया था। ग्रेग ब्रैकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और ये आईसीसी के चेयरपर्सन बनने से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये कितने देश हैं जिनको एक साथ इलेक्ट किया गया है अगले 2 साल के लिए? तो एक साथ 5 देशों को यूएनजीए में इलेक्ट किया गया है अगले 2 सालों के लिए। कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 देश हैं ये अगले 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर बन के रहेंगे। ये 5 देश कौन कौन से हैं आप समझिए। इसमें नंबर 1 पे है घाना, दूसरा है आपका ब्राजील, तीसरा है आपका गबून, चौथा है हो गया अल्बानिया और पांचवा यहाँ पर हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। अब घाना की कैपिटल है अक्र, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, गबून की कैपिटल है लिब्रविली। क्या बोलते हैं इसको? लिब्रविली। और अल्बानिया की कैपिटल है तिराना और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। तो ध्यान रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये वो 5 देश हैं जिनको अगले 2 साल के लिए इलेक्ट किया गया है। और यूएनजीए अभी न्यूज में था, अभी मुश्किल से 5 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मत भूलिएगा, कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ये बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन बने हैं?
अब्दुल्ला शाहिद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको भूलना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बताया गया कि भारत सरकार ने पिछले 10 साल में कितने हेक्टेयर जमीन है जो कि अपने फॉरेस्ट एरिया में जोड़ी है। तो भारत सरकार के द्वारा यह बताया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में 30 लाख हेक्टेयर जमीन को भारत के वन एरिया में जोड़ा हुआ है, वनों में जोड़ा हुआ है। और ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पर कोट करी गई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, अनअकैडमी पर जो ऑफर था ये कल तक डिस्क्लोज नहीं था, आज ये डिस्क्लोज हो चुका है। जो पुराने प्राइस थे ये 10,200 थे और 2 साल का 12,200 था। इसमें आपको 1 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल रहा था एसएससी और बैंक का, लेकिन अब इसके प्राइस घट चुके हैं। अगर आप वरुण 777 कोड लगाते हो तो आपको ये पड़ेगा 7,900 कुछ का। तो करीब करीब यहाँ पर आपको छूट मिल गई है 2400 रुपए की। तो ये केवल छूट अगले 10 दिनों के लिए है, आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हो। उसके बाद ये ऑफर चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और है, प्राइस हाइक होने वाले हैं जुलाई मंथ से। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पर तो वरुण 777 डिस्काउंट कोड यूज करके आप अवेल कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑफर और साथ में 10% का डिस्काउंट, इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो वरुण 777 का। एक और प्लान आपको बता देता हूँ, जुलाई के महीने में मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स आने वाला है। उसके लिए फर्दर क्या प्लान होगा वो मैं आपको बताऊंगा ही। एमसीक्यू का भी कोर्स आने वाला है। तो ये आगे के प्लान्स हैं, क्योंकि अभी फुल जीएस जीके का कोर्स चल रहा है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूँ, करीब 1500 से 2000 एमसीक्यू कराता हूँ। और साथ में स्टैटिक जीके का फुल फ्लैश कोर्स आने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको फुल पीडीएफ मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ट्रेड बॉडी के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखो, यूनाइटेड नेशंस में ट्रेड बॉडी के लिए जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये यूएनजीए के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से किसका अपॉइंटमेंट किया गया, तो इनका नाम है रेबका ग्रिंसपन। क्या नाम है? रेबका ग्रिंसपन। और रेबका कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। एक बात यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, रेबका पहली ऐसी महिला बनी है जो कि यूनाइटेड नेशंस की ट्रेड बॉडी की हेड बनी है। इनसे पहले कोई भी महिला यूनाइटेड नेशंस की ट्रेड बॉडी में हेड के रूप में अपॉइंट नहीं हुआ है। तो रेबका बनी पहली ऐसी महिला जो कि यूएनटीबी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इनका जो नॉमिनेशन है ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोत्रेस के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया। मतलब अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। इसको आयोजित किया गया जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। कहां पर? बर्लिन में। आपको बता दूं ये पिछले साल होना था मई के महीने में, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल नहीं हो पाया, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया जर्मनी में। इसका मेन मोटो ये है कि नाइट्रोजन को किस तरीके से हम लोग एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो ये मेन मोटो था जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल आपको पता है पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेडी हैं इस टाइम पे। एंड फिलीपींस की कैपिटल मनीला, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में चल रही है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। इस किताब के ऑथर कौन है? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो होम इन द वर्ल्ड अ मेमोर लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। ये किताब कब पब्लिश होने वाली है? तो ध्यान रखिएगा अगले महीने जुलाई के महीने में ये पब्लिश होगी। ओके, और आप समझ ही सकते हो क्योंकि अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है, हम सभी को पता है, जिसकी वजह से ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भूलना मत इस किताब का नाम, होम इन द वर्ल्ड, रिटन बाय अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन। ये अभी हाल ही में कौन से राज्य की पहली महिला बनी है जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो लवलीना आसाम राज्य की पहली ऐसी महिला बनी है जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। ये कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? ये बॉक्सिंग करती हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ये क्वालिफाई करी हैं। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी।
ये 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं जापान के टोक्यो में ओलंपिक्स। और इंडिया की तरफ से ये लास्ट मोमेंट है जब क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं। इस महीने के 20 तारीख तक क्वालिफायर राउंड सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सीधे टोक्यो की तैयारी होगी। आसाम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। अभी इनकी नई सरकार आई है फिर से बीजेपी के रूप में, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है, गवर्नर है RN रवि। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है, गवर्नर है रमेश बाइस। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चोगल कोकल्ला मैगा अभी ये हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इन्हीं का नाम है चोगल कोकल्ला मैगा। तो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं माली के। आप लोगों को मैं भी याद हो, आज से करीब 20 दिन पहले की बात है, माली में प्रधानमंत्री थे मुख्तार ऑन, और वहां के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था बाडा। क्या नाम था? बाडा। तो मुख्तार ऑन वहां के प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति बाडा को अरेस्ट कर लिया गया था वहां के वाइस प्रेसिडेंट और उनके आर्मी चीफ के द्वारा। उनकी गिरफ्तारी क्यों करी गई थी? उनके ऊपर ये इल्जाम लगे थे कि माली की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गर्त में कर दिया है, मतलब माली की अर्थव्यवस्था खराब करने के पीछे उनका श्रेय है, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, और उस टाइम पर उनके उपराष्ट्रपति ने अनाउंस किया था कि बहुत जल्द वहां पर इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन फाइनली कंडक्ट हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की भी ये सबसे बड़ा कंसर्न था कि माली कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्मी रूल की तरफ जा रहा है, बट ऐसा नहीं हुआ। माली को नए प्रधानमंत्री मिल गए हैं और इनका नाम ध्यान रखना, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। इनका नाम है चोगल कोकल्ला मैगा। माली की कैपिटल है बामाको। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। घाना की कैपिटल है अक्र। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इन चारों में से ये कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्टूडेंट्स के लिए संभवम नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो ये हैं सोनू सूद। इनके द्वारा संभवम नाम का एक इनिशिएटिव ऐसे स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है फी भरने के कोचिंग्स में, तो उस केस में आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। अगर टेस्ट में आप सिलेक्ट हो गए तो सोनू सूद की तरफ से संभवम इनिशिएटिव के तहत आपको फ्री में कोचिंग मिलेगी IAS की। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल हैज बीन स्टार्टेड इन विच यूटी? ये कौन सी यूटी है जिसमें अभी हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की स्थापना करी गई है और इसका निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू के अंदर एक गांव है, इसको बोलते हैं मझीन गांव। क्या बोलते हैं? मझीन। तो मझीन गांव के अंदर श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल की अभी हाल ही में स्थापना करी गई है जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। और लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर हैं गवर्नर। दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजाल। लक्षद्वीप के गवर्नर हैं इस टाइम पर प्रफुल्ल पटेल। और इस मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 33.22 करोड़। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 33 करोड़ की मदद से मंदिर वहां पे तैयार किया जाएगा। इसको बनाने में अगले 18 महीने लगेंगे, 1.5 साल में बन के तैयार होगा। और कितने एकड़ जमीन में ये टेम्पल बन रहा है? ये 62 एकड़ जमीन में बन रहा है। 62.06 एकड़ जमीन में ये पूरा मंदिर बन के तैयार होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा समग्र शिक्षा स्कीम के तहत पूरे भारत के सभी राज्यों और यूटीज को मिलाकर कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो भारत सरकार के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, पूरे भारत के सभी राज्यों और यूटीज को समग्र शिक्षा स्कीम के तहत 7,622 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। आपको पता है समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत इस पैसे का यूज कहां पर किया जाएगा? इस पैसे की मदद से जितने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बुक्स मुहैया कराई जाएंगी, उनको यूनिफॉर्म्स दी जाएंगी, साथ में जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। और टीचर की सैलरीज, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी बकाया है इस वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से, तो उनकी सैलरीज भी रिलीज करी जाएगी। और कई सारे पक्ष और फैसिलिटीज जो कि ऑलरेडी होल्ड पर हैं उनको यहाँ पर प्रोसीड किया जाएगा। तो फाइनली सरकार के द्वारा इस पैसे को रिलीज कर दिया गया है। अब इसका यूज किया जाएगा एजुकेशन में। जो मैंने शेयर किया था रात में 9 बजे की पॉलिटी वाली क्लास, वो नहीं देखी है
तो जाके उसे जरूर देख लीजिए और वहां से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनके द्वारा महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है कौन से शहर में? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है केनिया की कैपिटल नैरोबी में। और आपको पता है ये लाइब्रेरी पूरे तरीके से नई नहीं बनाई गई है, ये रेनोवेट करी गई है। ओके, तो इसका उद्घाटन फिर से डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि कुछ टाइम पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी का स्टैचू कहाँ इनॉग्रेट किया था? तो स्टैचू इन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को में इनॉग्रेट किया। तो मॉस्को में स्टैचू और नैरोबी में लाइब्रेरी, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज और यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है, कीनिया में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? कीनिया में राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है उहुरु केन्याता। क्या नाम है? उहुरु केन्याता। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से दो कंट्रीज हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है? अब ये एफटीए होता क्या है समझो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले आपको आंसर बता देता हूं। ये दो देश हैं, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी हाल ही में अंजाम दिया है। जब दो देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में साइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि व्यापार को बढ़ावा देना। अब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे बड़ी चीज आड़े में आती है जिसको बोलते हैं, या बैरियर स्वरूप आती है जिसको बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब समझते हो? इसको आम भाषा में बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, ठीक है, और आपको ब्रिटेन से कोई चीज खरीदनी है। तो अगर वो चीज 100 रुपए की है, ओके, अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगर आप ब्रिटेन से कोई चीज मंगा रहे हो तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी तो लगाएगी ना। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 20 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो ये जो 100 रुपए का प्रोडक्ट था ये आपको कितने का पड़ा? 120 का पड़ा। अब इस केस में मान लीजिए कि अगर दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होंगे, ओके, तो क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट ड्यूटी में छूट भी दे सकती है। हो सकता है ये 10 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, तो आपका यही प्रोडक्ट 120 की जगह 110 का पड़ सकता है, 100 का प्रोडक्ट और 10 ये, तो टोटल 110 का ही तो आपको पड़ा। फायदा किसका हुआ? आपका हुआ। ओके, अब इसी को उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कि दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 20 की जगह 40 रुपए लगाएगी इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब कहने का, आपका ये जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है ये 140 का आपको पड़ा। अब इसका अंजाम क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन पीपल जो ब्रिटेन से सामान खरीदना होगा उसको कम कर देंगे सामान खरीदना। तो जाहिर सी बात है इसमें लॉस किसका हो रहा है? ब्रिटेन का होगा। ओके, तो आप समझ रहे हो ना एफटीए का कितना बड़ा रोल रहता है। तो अल्टीमेटली ये जो पैक्ट साइन किया गया है ये ब्रिटेन की तरफ से पहल करी गई थी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको साइन किया है। इसका मेन मोटो ये है कि ब्रिटेन के जो फार्मर्स हैं उनको ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा मिल सके। तो ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जब जब इंपोर्ट करेंगे ब्रिटेन के फार्मर्स, तो बोरिस जॉनसन की सरकार उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। मतलब कहने का, बोरिस जॉनसन का यहाँ कहना है कि अगर हमारे किसान ऑस्ट्रेलिया से कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो उसमें हम उनसे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। देखो, इंपोर्ट ड्यूटी तो अपनी जगह होता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पूरे तरीके से फ्री होगा ये ट्रेड। इसमें सरकारें कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगी, केवल खरीदने और बेचने वाले के बीच में लेन देन होगा। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, रशिया की कैपिटल मॉस्को, ओमान की कैपिटल मस्कट और ईरान की कैपिटल तेहरान। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अकॉर्डिंग गोल्ड हॉल मार्किंग हैज बीन मेड मैंडेटरी इन इंडिया फ्रॉम विच डेट? अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि पूरे भारत में सोने के ऊपर जो हॉल मार्किंग है, मतलब जो सोने के ऊपर जो स्टैंप लगेगी वेरीफाइड की, वो कौन से डेट से मैंडेटरी कर दी गई है? इसको कल के दिन से मैंडेटरी कर दिया गया है, 16 जून से। भारत के अंदर आप भी ध्यान रखिए, अपने देश में अब से ये कानून हो चुका है, आप भी अगर कोई भी सोने का उत्पाद अगर खरीदते हैं, कोई भी ज्वेलरी आइटम खरीदते हैं, तो वो हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी खरीदें। ओके, अगर आप हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं तो ध्यान रखिए उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो आपका इनकम टैक्स के तहत भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
Which platform has lost immunity in India as it's failed to appoint a statutory officer as required by new IT rules of Indian government? आपसे कह रहा है इन चारों में से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने भारत में अपनी इम्यूनिटी लॉस कर दी है, क्योंकि भारत सरकार के नए आईटी रूल के हिसाब से उनको यहाँ पर अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अपने ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं कर पाया। ये है ट्विटर। ट्विटर को पिछले कुछ टाइम से भारत सरकार लगातार बोल रही है कि यहाँ पर जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है वो भारत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। इसके लिए जो नए आईटी रूल्स थे उनको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा था ट्विटर को, लेकिन ट्विटर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फाइनली यहाँ पर लॉस्ट हो गई है इम्यूनिटी ट्विटर की। अब लॉस्ट इम्यूनिटी का मतलब यह है कि भारत सरकार का कहना है कि अब ट्विटर अगर इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो भारत सरकार प्रॉपर एक्शन ले सकती है विदाउट एनी प्री वार्निंग। ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फेसबुक की स्थापना 2004 में करी गई, गूगल की स्थापना 1998 में करी गई और यूट्यूब की स्थापना 2005 में करी गई। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल फैमिली डे ऑफ रेमिटेंस ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय दिवस जो कि फैमिली डे ऑफ रेमिटेंस के रूप में मनाया जाता है कौन से दिन? हर साल यह दिवस 16 जून को मनाया जाता है, तो परसों के दिन, सॉरी कल के दिन, यह दिवस हम लोगों ने मनाया। अब यहाँ पर समझो इस दिवस का मतलब क्या है। यह दिवस उनके लिए मनाया जाता है या फिर उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि कहीं दूर अपने घर से रहते हैं कमाने के लिए और वहां से पैसा कमाकर अपने घर में भेजते हैं, तो उनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। उनके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फैमिली डे ऑफ रेमिटेंस के रूप में। इसको साल 2015 में पहली बार मनाया गया था, इस साल इसको छठवीं बार मनाया गया, 6th एनिवर्सरी। एक रिपोर्ट के तहत यह बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में कितने माइग्रेंट वर्कर हैं। पूरे वर्ल्ड में 3.4% माइग्रेंट वर्कर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल डायलॉग हुआ डेसर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन और ड्राफ्ट को लेकर। तो 2021 का यूनाइटेड नेशंस का डेसर्टिफिकेशन डायलॉग को एड्रेस किसके द्वारा किया गया? इसको एड्रेस किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली एड्रेस किया। अब ये डेसर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन जो इसका कंसर्न ये है क्या? इसका मेन मोटो ये है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में बंजर जमीनों को फर्टाइल जमीन में कन्वर्ट किया जाए, बंजर जमीनों को उपजाऊ जमीन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हर देश के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए पॉलिसीज यहां पर बनाई गई इस डायलॉग में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस परसों के दिन मनाया गया, 15 जून को। हर साल 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। इस दिन का मेन मोटो ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि जितने भी वृद्ध हैं उन्हें आप अब्यूज ना करें, वृद्धों को परेशान ना करें, क्योंकि जब वृद्ध होते हैं कोई तो कहीं ना कहीं वो आप पर ही डिपेंड होते हैं। कल को आप भी वृद्ध होगे तो आप भी अपने बच्चों पर या दूसरों पर डिपेंड होगे। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप दूसरे पे डिपेंड होते हो, तो कृपया करके उन्हें अब्यूज ना करें। और इस बार 2021 की थीम रही एक्सेस टू जस्टिस। काफी अच्छी थीम है और छोटी सी थीम है। ऐसी छोटी थीम्स बहुत पूछी जाती हैं, चाहे एसबीआई में, आईबीपीएस में, एसएससी में या रेलवे में, हर जगह पर पूछी जाती है। और एक रिपोर्ट के तहत बताया गया था, जो कि काफी बुरी बात है, कि कोविड लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड में 73% जो एल्डर्स हैं, ठीक है, 73% जो बुजुर्ग हैं उनको अब्यूज किया गया है घरों में। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में चल रही है अभी 2 दिन से, काफी बहुत ज्यादा ये फुल फ्लैश में चल रही है न्यूज में। इस किताब का नाम है बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये किताब अभी लॉन्च हुई है हाल ही में। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये किताब सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है और इसको सुरेश रैना के साथ भारत सुदर्शन के साथ मिलकर लिखा गया है। मतलब सुरेश रैना और भारत सुदर्शन दोनों ने मिलकर लिखा है, लेकिन ध्यान रखिए बायोग्राफी ये सुरेश रैना की ही है। तो नाम ध्यान रखिएगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी सरकार है जो कि 5000 यूथ्स को ट्रेनिंग देंगे हेल्थ असिस्टेंट के रूप में? कहने का मतलब ये सरकार ऐसी है जिन्होंने टारगेट लिया है कि ये अगले कुछ टाइम में 5000 युवाओं को ट्रेंड करेंगे कि वो हेल्थ वर्कर एज अ
काम कर सकें मौका पड़ने पर। और ये जो प्रिपेयरनेस है, ये अगर थर्ड वेव आती है कोविड की तो उसके लिए तैयारी कर रही है सरकार। ये कौन सी सरकार है? ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि ये 5000 यूथ को कैपेबल करेंगे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में। यहाँ पे गवर्नर है अनिल बैजल। लक्षद्वीप के इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बिश्वभूषण हरिचंदन। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, अभी हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में ग्रीवियंस रेडसल बॉडी फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बाय इंटरनेट के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं अर्जुन कुमार सीकरी। अर्जुन कुमार सीकरी पता है कौन है? ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। अब यहाँ पर ग्रीवेंस रेडसल बॉडी ओटीटी है क्या? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन्हें बोलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और अमेजॉन प्राइम हो गया, सोनी लैब हो गया, ये सब आपके क्या हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। Z5 हो गया। तो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत सरकार के आईटी एंड इंटरनेट रूल्स गाइडलाइन है। इन गाइडलाइंस को ये ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए रेडसल बॉडी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो रेडसल बॉडी ये देखती है कि ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रूल्स को फॉलो करें भारत सरकार के। ओके, तो उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं अर्जुन कुमार सीकरी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 47वां संस्करण जो G7 समिट का हुआ है 2021 का, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही बिल्डिंग बैक बेटर। क्या रही? बिल्डिंग बैक बेटर। आज के अगर पूरे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि G7 समिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और उसकी भी थीम, और थीम इतनी छोटी है तो बहुत चांसेस हैं कि किसी ना किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इस बार ध्यान रखना 2021 के G7 समिट की थीम क्या रही? बिल्डिंग बैक बेटर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल 2021 का किसने जीता है? ये जीता है भारत के दूसरे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश ने जीत लिया है गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल 2021 का। इनकी उम्र पता है कितनी है? 15 साल केवल इनकी उम्र है, और इन्होंने इस बार इस चैलेंज चेस टाइटल में 4 के चारों राउंड, पूरे राउंड इन्होंने जीते हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? डी गुकेश चेन्नई से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में रेव अप नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? रेव अप नाम का प्रोग्राम लॉन्च करने वाली सरकार है चंद्रशेखर राव की सरकार। तेलंगाना सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब समझिए रेव अप प्रोग्राम है क्या। इसको स्टार्ट किया जा रहा है जुलाई के महीने से, और इसका मेन मोटो ये है कि तेलंगाना सरकार का कहना है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसे स्टार्टअप, मतलब ऐसे एमएसएमईज जो कि छोटे और लघु उद्योग वाले लोग हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, उनको नेस्कॉम के थ्रू ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। किसको? नेस्कॉम के थ्रू। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम के साथ पैक्ट साइन किया है, और नेस्कॉम ट्रेनिंग देंगे तेलंगाना के अंदर एआई बेस्ड स्टार्टअप्स को, ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके। इसी के साथ तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपने एआई स्टार्टअप के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, रेफ अप। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है? ये हैं तमिलसाई सुंदरराजन। इस प्रोग्राम का पूरा अगर एक लाइन में मोटो बोलें तो टू एम्पावर एआई स्टार्टअप। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है वजुभाई वाला। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में जो हमारा सीबीडीटी है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के द्वारा भारत में सभी के पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए डेट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सीबीडीटी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि डेडलाइन है 30 जून। 30 जून 2021 तक का भारत सरकार के द्वारा आपको टाइम दिया गया है कि तब तक आप अपने आधार और पैन कार्ड दोनों को लिंक कर लीजिए। सीबीडीटी का यहाँ पर कहना है कि इसको सीबीडीटी के 234 एच एक्ट के तहत, जिसको आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लाया गया है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो सीबीडीटी का 234 एच जो सेक्शन है, ये आईटी एक्ट 1961 के तहत लागू कर दिया गया है,
और इसका मेन मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो आपका आधार और पैन दोनों ही इनऑपरेटिव माना जाएगा। और सीबीडीटी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये हैं एससी मोदी। कौन है? एससी मोदी। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को भारत के कौन से शहर ने टॉप किया है? इस बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को टॉप किया है बेंगलोर ने। देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो? मतलब कहने का ये कि लाइफ जहां पर सबसे बेहतर है। अब लाइफ किस तरीके से बेहतर हो सकती है, इसको दो एस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है। पहली चीज तो उस शहर की इकोनॉमिक एबिलिटी को देखते हुए, कि कहने का मतलब वहां पर अर्थव्यवस्था कैसी है, वहां पर रोजगार के संसाधन कैसे हैं, तो बेंगलोर इसमें बेस्ट रहा। और दूसरी चीज लाइफ क्वालिटी वहां पर कैसी है, तो इन दोनों चीजों में बेंगलोर बेस्ट रहा। बेंगलोर ने टॉप किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे चेन्नई रहा, तीसरे नंबर पे शिमला रहा और चौथे नंबर पे भुवनेश्वर रहा भारत का। ये टॉप 4 सिटीज हैं इस बार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फैसला लिया गया है कि अब पूरे भारत में फ्री कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी अप्लाई होगी। इसको भारत सरकार के द्वारा एडल्ट्स के लिए पूरे भारत में कौन सी डेट से अप्लाई कर दिया गया है? 21 जून, 22 जून, 23 या फिर 25 जून? तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि कल के दिन से 21 जून से पूरे भारत में जितने भी अडल्ट्स हैं, मतलब 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सभी मुफ्त में वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हैं, कोविड वैक्सीनेट। और ये मुफ्त में आपको कोविड वैक्सीनेशन कहाँ मिलेगा? पूरे भारत के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां से आप खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हो। तो 21 जून से अब ये हमेशा के लिए हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एम्स टू रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड बाय विच ईयर? भारत सरकार के हिसाब से भारत का ये टारगेट है कि भारत कौन से साल तक 26 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन जो कि बंजर पड़ी हुई है भारत में, उसको वापस से रीस्टोर करेगा। मतलब कहने का, पूरे भारत की 26 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि डिग्रेडेड लैंड है। डिग्रेडेड लैंड का मतलब पूरे तरीके से बंजर है, जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। अब इसको रीस्टोर किया जाएगा, मतलब इसको बंजर से फर्टाइल जमीन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये कौन से साल तक भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है? सरकार इसका टारगेट लेकर चल रही है 2030 तक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है भारत सरकार की जो हर घर जल स्कीम है, इसके लिए भारत सरकार का टारगेट क्या है, तो ये 2024 तक का टारगेट है। इसका मेन मोटो यह है कि पूरे भारत में हर एक के घर में टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर पानी लेने जाना ना पड़े, घर के अंदर ही हर एक व्यक्ति को पानी की सुविधा मिले। अगला क्वेश्चन है, इस बार 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स की थीम क्या रही? 2021 के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स की थीम रही हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ्स। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में परसों के दिन ईरान में नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ईरान में इलेक्शंस हुए और नए राष्ट्रपति इस बार चुने गए हैं। इनका नाम है सईद इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? सईद इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी बने ईरान के नए राष्ट्रपति। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने हसन रूहानी को सक्सीड किया। इनसे पहले ईरान के राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी सर्व कर रहे थे। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ध्यान रखिएगा, ईरान ने अभी पिछले साल 2020 के आखिर में अपनी एक नई करेंसी भी लॉन्च करी थी। ईरान की नई करेंसी का नाम है तोमान। क्या नाम है? तोमान। ये जो तोमान है, इसने रिप्लेस किया है रियाल को। ओके, तो यहाँ पर जो तोमान लॉन्च किया गया है, इसका वैल्यूएशन कैसे किया गया है? 1 तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। मतलब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, इब्राहिम रईसी जो है, ये ईरान के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? ये 8वें प्रेसिडेंट बने हैं, 8वें राष्ट्रपति। इनको कितने वोट मिले? इनको 61.95 वोट मिले हैं। 61.95%। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन था इस बार ईरान के इलेक्शंस में। तो पता है ना, 60-40 का जो रेशियो होता है, इसको हेल्दी कंपटीशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट,
इंडिया रिसीव्ड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई, जिसके तहत ये बताया गया कि साल 2020 में भारत ने कितना एफडीआई रिसीव किया है। देखिए, एफडीआई का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि दुनिया भर की कोई भी इंडस्ट्री या कंपनीज जो भारत के बाजार में निवेश करती हैं, मतलब इन्वेस्ट करती हैं, तो अगर कोई कंपनी भारत के बाजार में कहीं पर भी निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो एक तरीके से वो भारत के बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली पैसा कहीं से भी किसी भी करेंसी में आ रहा हो, लेकिन आ तो भारत की सीमा रेखा के अंदर ही रहा है ना। और इसका सीधा सा फर्क कहाँ पड़ता है? सीधा सा फर्क इसकी भारत की नेशनल इनकम में पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 2020 में भारत ने टोटल 64 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई रिसीव किया। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी करी गई। एक चीज आपको और बता दूं, 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भारत का जो एफडीआई था ये 51 बिलियन था। इस बार 2019 से 20 में कोविड पैंडेमिक होते हुए भी सीधे सीधे 27% की ग्रोथ देखने को मिली है भारत के एफडीआई में। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो भारत को 2020 में एफडीआई रिसीव हुआ है 5वें नंबर पे, मतलब फिफ्थ सबसे बड़ी पोजीशन है भारत की। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत को कौन सी रैंक सिक्योर हुई एफडीआई रिसीविंग में, तो भारत को पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव हुआ 2020 में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया गया है योगा साइंस के लिए, मतलब इस राज्य में या फिर इस जगह में आप योगा साइंस के ऊपर एक कोर्स भी कर सकते हो। तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल सरकार के द्वारा कोर्स इन योगा साइंस लॉन्च किया गया है। इसको 1 अक्टूबर 2021 से दिल्ली के अंदर चालू किया जाएगा। अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो ये है कि दिल्ली के अंदर कई सारे हिस्सों में लोगों को मुफ्त में योगा सिखाया जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन योगा सेंटर्स में जाके मुफ्त में सुबह सुबह योगा सीख सकते हैं। साथ में इतना ही नहीं, अगर आप इसके ऊपर डिप्लोमा करना चाहते हो तो 1 साल का आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। और आपका जो डिप्लोमा होगा उसकी ट्रेड होगी मेडिटेशन एंड योगा साइंस। तो ध्यान रखिए, ये है दिल्ली सरकार जिन्होंने योगा साइंस के ऊपर कोर्स लॉन्च किया है। यहाँ पे गवर्नर हैं अनिल बैजल। हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जो कि अभी हाल ही में भारत के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एमएसएमई और रिटेल लोन की ग्रोथ में 2020 से 21 में टॉप परफॉर्मर रहा है। मतलब कहने का आप ऐसे भी बोल सकते हो, पिछले एक साल में 2020 से 21 में भारत के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लोन को देने में, एमएसएमई और रिटेल लोन को देने में टॉप परफॉर्मर कौन रहा, सबसे बेहतर बैंक कौन रहा? ये रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 35% लोन ग्रोथ देखने को मिली है पिछले टाइम पे। तो नंबर 1 पे रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आपको पता है नंबर 2 पर इंडियन बैंक रहा इस बार। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं ए एस राजीव। क्या नाम है? ए एस राजीव। कैनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चेयरपर्सन है एलवी प्रभाकर। पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा। तो ध्यान रखिएगा, एमएसएमई एंड रिटेल लोन ग्रोथ में बेस्ट बैंक रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा भी जाता है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 21 जून को। कौन से दिन? कल के दिन इसको मनाया गया। और इस बार 2021 की थीम क्या रही? इस बार की हमारी थीम रही योगा फॉर वेलनेस। क्या रही? योगा फॉर वेलनेस। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रेस ट्रांसजेंडर आईडी पोर्टल इज नाउ अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए जो आईडी पोर्टल है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? अब इसको टोटल
10 भाषाओं में उपलब्ध करा दिया गया है। मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, भारत में इस न्यूज को कई सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा छापा गया है। जब आप इस न्यूज को गूगल में एक्सप्लोर करोगे, सर्च करोगे, तो वहां पर आप देखोगे कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने इसमें 11 भाषाएं लिख दी हैं। उनका कहना है कि 11 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया हुआ है। इसमें अभी जब आप देखोगे करेंटली इस पोर्टल पे जाके, इस पोर्टल का लिंक है transgender.do's.gov.in। तो आप इसमें देखोगे, इसमें केवल आपको 10 भाषाएं मिलेंगी, आप इसको गिन भी सकते हो। तो 10 लैंग्वेजेस में इसको जारी किया गया है। इसमें इंग्लिश नहीं है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं डाइजेस्टिव है कि इंग्लिश ना हो, लेकिन फिलहाल अभी सही बात यह है कि ये पोर्टल इंग्लिश को सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। ओके, और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई हैं। जैसे ही अगर इंग्लिश हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल ये 10 भाषाओं में लॉन्च्ड है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कुछ भी छापे अपने न्यूज चैनल में या कहीं पर भी, फिलहाल आपको सीधे सीधे यहाँ पर जाके देख लेना है कि कितनी भाषाओं को ये सपोर्ट कर रहा है। 10 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके तहत पूरे भारत का कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो भारत सरकार की तरफ से उसकी आईडी उसको मिल जाएगी। देखिए, ट्रांसजेंडर आईडी अगर आपके पास है तो आप भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी स्कीम्स हैं ट्रांसजेंडर की, आप उन सभी को अवेल कर पाते हो। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक अवेयरनेस कैंपेन लागू किया गया है, और इसका नाम है जान है तो जहान है कैंपेन। जान है तो जहान है कैंपेन चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, और इसके मिनिस्टर कौन है? ये है मुख्तार अब्बास नकवी। अब समझिए ये अवेयरनेस कैंपेन क्यों चलाया गया है। यह अवेयरनेस कैंपेन भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन सभी को इस बात से अवेयर करने के लिए चलाया गया है कि आप लोग कोविड वैक्सीनेट जरूर कराएं खुद को, मतलब कोविड का वैक्सीन जरूर लगवाएं खुद को, ये जरूरी है। ओके, तो इस वजह से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। जान है तो जहान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके पास है? ये आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी के पास है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच आईआईटी, ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक शोध में ये पता लगा है कि ये एलोवेरा का यूज मेमोरी चिप्स को बनाने में कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा का पौधा होता है, इसका यूज, इसका केमिकल यूज मेमोरी चिप्स को बनाने में कर सकते हैं। ये है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने एक स्टडी में पाया है कि ये केमिकल रिएक्शंस के तौर पर मेमोरी चिप में एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, जो कि बेहतर साबित होगी। अभी करेंटली जो सिंथेटिक केमिकल यूज किया जा रहा है इन मेमोरी चिप्स को बनाने में, डेटा मेमोरी चिप्स को, तो इन सभी सिंथेटिक केमिकल्स की जगह पर एलोवेरा को एज अ केमिकल यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, आपको पता ही होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं हमारे रघुराम राजन। इनको अभी हाल ही में कौन से राज्य के इकोनॉमिक काउंसिल में अपॉइंट किया गया है मेंबर के रूप में? तो ये है तमिलनाडु में नई सरकार। अभी हाल ही में यहाँ पर एमके स्टालिन की नई सरकार बनी है, और तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है, उसमें मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रघुराम राजन। तमिलनाडु सरकार बहुत आगे का विजन लेकर चल रही है इस इकोनॉमिक काउंसिल के जरिए। समझिए ये इकोनॉमिक काउंसिल किस तरीके से तमिलनाडु सरकार बना रही है। इस काउंसिल का मेन मोटो ये होगा कि तमिलनाडु की इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रोथ दी जाए, इसका मेन मोटो बस यही होगा। तो आगे के लिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग करना तमिलनाडु के लिए इस काउंसिल का मेन काम होगा। इसमें सिर्फ रघुराम राजन जैसी ही एमिनेंट पर्सनालिटी नहीं है, इसमें नोबेल प्राइज विनर, इनका नाम है ईस्थर डुब्लो। क्या नाम है? ईस्थर डुब्लो। ईस्टर डुब्लो पता है कौन है? ईस्टर डुब्लो कौन है? ये नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में। और दूसरी चीज, अरविंद सुब्रमण्यम जो कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप देख रहे हो एक से बढ़कर एक सुपर पर्सनैलिटीज यहाँ पर अपॉइंट करी गई हैं तमिलनाडु के इकोनॉमिक काउंसिल में। तो कोई भी राज्य सरकार अगर ऐसा कर रही है तो आप समझ सकते हो कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी चिंतित होगी और सिंसियर होगी। तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में एमके स्टालिन की नई सरकार आई है, इनके द्वारा फैसला लिया गया है।
तमिलनाडु में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है वजुभाई वाला। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, यह भारत की कौन सी यूटी है जिसके सभी रेलवे स्टेशन को रेलवे के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है? यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर 15 रेलवे स्टेशन है। इन पूरे 15 के 15 रेलवे स्टेशन को रेलवे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है। और लद्दाख में गवर्नर कौन है? ये हैं राधा कृष्ण माथुर। दिल्ली में गवर्नर हैं अनिल बैजल। और पुडुचेरी में इस टाइम पे हैं तमिलसाई सुंदरराजन। और जेएनके में गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के परमानेंट मिशन जो कि डब्ल्यूटीओ के लिए लॉन्च किया गया था, उसके काउंसलर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत की तरफ से डब्ल्यूटीओ के अंदर परमानेंट मिशन में काउंसलर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है आशीष चंडोरकर। क्या नाम है? आशीष चंडोरकर। एंड अगर बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और डब्ल्यूटीओ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? गोजी ओकोंजो इवेला। ये एक महिला हैं। और आपको याद होगा, अगर आप मुझसे पहले से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो इस साल ही फरवरी के महीने में डब्ल्यूटीओ में पहली बार किसी महिला को वहां के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं गोजी ओकोंजो इवेला। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। और नाइजीरिया की बहुत एमिनेंट अर्थशास्त्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ में इंडिया की तरफ से परमानेंट मिशन में काउंसलर के रूप में आशीष चंडोरकर अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है EU नेव फॉर 2021 एक्सरसाइज। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। यह एक्सरसाइज कौन से गल्फ में हुई है? तो ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज इस बार गल्फ ऑफ आदेन में हुई है। कहां पर? गल्फ ऑफ आदेन। अब गल्फ ऑफ आदेन पड़ता कहाँ है? ये देखिए, भारत का हिस्सा है। ये भारत का गुजरात वाला हिस्सा है, आप पहचान पा रहे होगे। अब इधर से आप वेस्ट में आते हो भारत की तरफ, तो आपको ये अरब सागर मिलता है। अरब सागर से और जब आप लेफ्ट में आते हो, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये अफ्रीका रीजन मिल रहा है। और अफ्रीका रीजन के ऊपर ये यहाँ पर आपको गल्फ कंट्रीज मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये जहाँ पर आपका यमन पड़ता है, ओके, और नीचे से अफ्रीका शुरू होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका कहलाता है गल्फ ऑफ आदेन। क्या कहलाता है? गल्फ ऑफ आदेन। तो गल्फ ऑफ आदेन में यहाँ पर EU नेव फॉर 2021 एक्सरसाइज हुई। यहाँ पर EU का मतलब है यूरोपियन, नेव का मतलब नेवी। एक्सरसाइज हुई यहाँ पर फ्रांस और स्पेन जैसे और भी कई सारे यूरोपियन कंट्री ने पार्ट लिया। इसको मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी के द्वारा पहली बार EU नेव फॉर में पार्टिसिपेट किया गया। भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है। और ये जो आपका गल्फ ऑफ आदेन आपको दिख रहा है ना, इसके बराबर में ये जो बिल्कुल सकरा सा रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आप देख रहे हो जिधर मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये जो बिल्कुल सकरा सा रास्ता है, ये आपका कहलाता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। क्या बोलते हैं? बाब अल मंदाब। स्ट्रेट का मतलब आपको पता है ना, हिंदी में इसको जल डमरू बोलते हैं। स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है। तो देखिए, इधर भी बड़ी वाटर बॉडी है, इधर भी बड़ी वाटर बॉडी है, बीच में सकरा रास्ता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, जल डमरू। और इसका नाम क्या है? बाब अल मंदाब। अगला क्वेश्चन है, और ये जो आपको इधर दिख रहा था, ये देखिए, ये जो ऊपर ये जो ओमान वाला हिस्सा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ ओमान। ये जो आपके सामने लिखा है गल्फ ऑफ ओमान। अगला क्वेश्चन है, 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? अभी हाल ही में कल के दिन 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया है। मैक्स कहाँ के खिलाड़ी हैं? मैक्स बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। नंबर 1 पे रहे मैक्स वर्स्टपन, नंबर 2 पे रहे लुइस हैमिल्टन, नंबर 3 पे रहे सर्जियो पेरेज, और नंबर 4 पे रहे वेल्टरी बोटास। मैक्स वर्स्टपन बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, सर्जियो पेरेज ये मैक्सिकन खिलाड़ी हैं, और वेल्टरी बोटास ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्स्टपन कौन सी टीम से खेलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये रेडबुल टीम से खेलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है स्टीफन लॉफमैन? अभी हाल ही में ये नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हार चुके हैं पूरे तरीके से, या फिर हिंदी में बोलें तो आप ये बोल सकते हो, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं लॉफमैन, जिन्होंने इतिहास में, जो कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं इस देश के जिन्हें विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। तो ये प्रधानमंत्री थे स्वीडन के। अब ये अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं और अब ये स्वीडन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर जैसे ही नए प्रधानमंत्री अपॉइंट होंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगा। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, चिली की कैपिटल है सैंटियागो, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये जो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होती है इसका मेन मोटो ये होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, मतलब उसका कहना होता है कि इस व्यक्ति को हम अपने देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं मान सकते। अगर आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने योग्य हो तो आप विश्वास यहाँ पर प्रस्ताव करिए। विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि आप जो अपनी मेजोरिटी है उसको साबित करिए। अब इस केस में क्या होता है, इनके जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो वोटिंग करेंगे। अगर मिनिस्टर इनके फेवर में वोटिंग करते हैं, उसमें मेजोरिटी आती है तो ये जीत जाएंगे फिर से। अगर मिनिस्टर नहीं इनके फेवर में वोटिंग करते हैं तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो यहीं पर वोटिंग हुई और इनके मिनिस्टरों ने ही इनका साथ नहीं दिया और इनको वोट नहीं मिला और नो कॉन्फिडेंस वोटिंग में लॉस्ट कर गए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश हाउ मैनी दिव्यांगता खेल केंद्र इन कंट्री? पूरे भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितने दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना करी जाएगी? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि पूरे भारत में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना करी जाएगी। इनका मेन मोटो यह होगा कि पूरे भारत में जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं, ओके, उन सभी को प्रमोट करना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय मूल की अमरीकी केमिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सुमिता मित्र। क्या नाम है? सुमिता मित्र। अब समझिए इनको सम्मानित क्यों किया गया है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए डेंटल मटेरियल फिलिंग जो होती है, देखिए डेंटल मटेरियल फिलिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? आपके दांत के अंदर अगर कभी कोई कीड़े या जम्स लग जाते हैं तो उस केस में क्या करता है, वो कई बार आपके टीथ को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, दांतों को खराब कर देता है। तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, या आप में से कई लोगों के साथ ये हुआ भी होगा कि उस केस में आप रूट फिलिंग कराते हो, जिसको रूट कैनाल भी बोला जाता है। मतलब आपका जो दांत खोखला हो जाता है मुंह के अंदर, उस दांत में डॉक्टर के द्वारा फिलिंग कर दी जाती है, राइट। तो इन्होंने उसी की एक नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, डेंटल मटेरियल फिलिंग उसको बोलते हैं, जो कि पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 का दिया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, सुमिता मित्र। शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में जो आयुष मंत्रालय है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोलते हैं, इनके द्वारा एम योगा नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर? आयुष मंत्रालय ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एम योगा नाम का मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब समझिए जो एम योगा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि अभी आपने देखा कि वर्ल्ड योगा डे हम लोगों ने मनाया है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, तो उसी उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। अब इसको इस मोटो के साथ लॉन्च किया गया है कि पूरे भारत भर में आप इससे फ्री योगा लर्निंग सेशन ले सकते हो। अगर आपको योगा करना नहीं आता है तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से सीख सकते हो योगा करना। एक एक छोटी छोटी डिटेल और बारीकी इसमें आपको बताई जाएंगी कई सारे सेशंस के जरिए। साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ये मोबाइल एप्लीकेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्ट्री है इस टाइम पे श्रीपद नायक के पास। किसके पास? श्रीपद नायक। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और WHO के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
55 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस टिल विच डेट। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में, अमेरिका में जे बिडेन की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फैसला लिया गया है कि ये 55 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस दूसरे देशों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी तारीख तक। तो इनकी सरकार का कहना है कि 30 जून तक अमेरिका दूसरे छोटे देशों को, या फिर आप बोल सकते हो पुअर कंट्रीज को, गरीब देशों को 55 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस की सप्लाई 30 जून तक कर देंगे। अमेरिका ने वादा कितने डोजेस का किया है? अमेरिका ने टोटल 80 मिलियन डोजेस का वादा किया है, जिसमें से 55 मिलियन 30 जून तक अमेरिका प्रोवाइड कर देगा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? ये हैं कमाला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड म्यूजिक डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? हिंदी में बोलते हैं विश्व संगीत दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को, जिस दिन आप इंटरनेशनल योगा डे मनाते हो उसी दिन। आपको एक चीज पता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे को एक और नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं मेक म्यूजिक डे। क्या बोलते हैं? मेक म्यूजिक डे भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेएनके गवर्नमेंट कैंसल्ड विच यात्रा फॉर दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19। कहने का मतलब यह है, कोविड पैंडेमिक की वजह से कौन सी यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है? वैष्णो देवी, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा, या फिर इन सभी यात्राओं को? जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा को इस साल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कैंसिल कर दिया है। अमरनाथ यात्रा को पिछले साल भी कैंसिल कर दिया गया था, तो ये लगातार दूसरा साल है जब अमरनाथ यात्रा कैंसिल करी गई है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। यहाँ पे गवर्नर है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निकोल पाशिन्यान? अभी हाल ही में इन्होंने अपने देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत लिए हैं। तो निकोल पाशिन्यान एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत हैं आर्मेनिया में। अभी हाल ही में आर्मेनिया में इलेक्शन हुए और इन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहां पे जीत लिए हैं। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है यरवन, और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं आर्मेन सारगासियान। क्या नाम है? आर्मेन सारगासयान, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कैपिटल तो आपको ध्यान रखनी होगी, कैपिटल है यहाँ की यरवन। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स, और अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? निकोल पाशिन्यान की पार्टी का नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। क्या नाम है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। आज आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, आज शाम को 6 बजे 6 PM अनअकैडमी पर मैं आप सभी के लिए स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपसे स्टैटिक जीके के MCQ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी इस सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर। इस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए। ऊपर सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो इसी क्लास का है। ये क्लास तभी खुलेगी जब वहां पर अनलॉक कोड मांगेगा और आप लॉक कोड डालोगे वरुण 777। जैसे ही आप वरुण 777 एंटर करोगे, ये क्लास खुल जाएगी। तो आज 23 जून को शाम को 6 बजे मेरी आपकी मुलाकात होगी, जहां पर मैं आपसे स्टैटिक जीके के बेहतरीन MCQs डिस्कस करूंगा। 1 घंटे की क्लास होगी। ये क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम्स में काम आएंगे देखने को, और ये ल्यूसेंट सीरीज के ही क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के द्वारा मिलकर एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये भारत के फेमस अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है मोंटेक अहलूवालिया। क्या नाम है? मोंटेक अहलूवालिया। तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा अभी क्या हुआ था, हाल ही में एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, तो उस ग्रुप में इनको अपॉइंट किया गया है मेंबर के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने यह एडवाइजरी ग्रुप बनाया क्यों है? इसका मेन मोटो ये है कि वर्ल्ड बैंक, ये जो दुनिया भर में कोविड पैंडेमिक की वजह से हर मार्केट में क्राइसिस चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF। तो जिसके लिए एक्सपर्ट्स की यहाँ पर सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो इनकी हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको देखने को मिलेगा। किस भारतीय को अपॉइंट किया गया? इनका नाम है मोंटेक अहलूवालिया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा साल 2021 का ब्रिक्स समिट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इस बार का ब्रिक्स समिट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया जाता है भारत देश के द्वारा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ये
22 जून से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कल से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा? आज इसका समापन है 23 जून को। तो 2 दिन का ये समिट आयोजित किया जा रहा है भारत के द्वारा। ब्रिक्स की स्थापना करी गई थी साल 2010 में। उससे पहले ये ब्रिक हुआ करता था, मतलब सिर्फ इसमें 4 देश हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका नहीं हुआ करता था। तो जब ब्रिक की स्थापना करी गई थी तब ये 2006 चल रहा था। 2010 में ब्रिक्स बन गया क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। उसके बाद ब्रिक्स ने अपना एक बैंक भी स्थापित किया 2014 में। ब्रिक्स के बैंक को हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है संघाई। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कोविड पैंडेमिक में ब्रिक्स के इन 5 कंट्रीज को कितनी धनराशि दी गई है? एनडीबी के द्वारा हर एक कंट्री को एक बिलियन डॉलर की धनराशि दी गई है, मतलब टोटल 5 बिलियन डॉलर की धनराशि दी गई है। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जितने भी भारतीय एथलीट हैं जो कि अगले महीने टोक्यो ओलंपिक्स में खेलने के लिए जा रहे हैं, उन सभी को कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? बीसीसीआई ने इन सभी भारतीय खिलाड़ियों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी है। एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत के जितने भी खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, उन सभी की हेल्प के लिए, या फिर आप बोल सकते हो उन सभी का ख्याल रखने के लिए, हमारी ओलंपिक कमेटी को बीसीसीआई की तरफ से 10 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तो बहुत ही बेहतरीन मूव लिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीजें तो बनती हैं, क्योंकि बीसीसीआई हमारा क्रिकेट बोर्ड है और आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हमारा ही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं सौरव गांगुली। और आईसीसी की स्थापना कब करी गई? 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बाफ्टा के द्वारा अनाउंस किया गया है। बाफ्टा का मतलब समझते हैं ना? अभी ये थोड़े टाइम पहले न्यूज में भी था, 15-20 दिन पहले ही। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। इनके द्वारा 2022 की बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि 2021 के तो बाफ्टा अवार्ड्स हो चुके हैं, अब 2022 के जो बाफ्टा अवार्ड्स होंगे ये कौन सी डेट में होंगे? ये होंगे 13 मार्च 2022 को। फिलहाल आपको इस बार के बाफ्टा अवार्ड्स ध्यान रखने हैं। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड दिया गया इनसाइड नंबर 9 को। बेस्ट ड्रामा टीवी सीरीज का अवार्ड दिया गया है सेव मी टू को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाउल मेस्कल को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस बार ले गई हैं मिशेला कोल। और बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस दिया गया है चार्ली कूपर एंड एमी लू वुड को। और मोस्ट अवार्ड मतलब सबसे ज्यादा अवार्ड कौन से टीवी सीरियल ने जीते हैं? तो इसका नाम है आई मे डिस्ट्रॉय यू। ये 6 अवार्ड आपको फिलहाल ध्यान रखने हैं। ये बाफ्टा 2021 के अवार्ड्स की लिस्ट है। बाफ्टा आपको पता है ये ब्रिटेन की हाईएस्ट फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है और इसको हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस के द्वारा फैसला लिया गया है कि रिलायंस अपनी सभी कंपनीज को, मतलब पूरे रिलायंस एम्पायर को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे कौन से साल तक? रिलायंस ने फैसला लिया है कि ये 2035 तक कार्बन न्यूट्रल कर देंगे अपने पूरे एम्पायर को। देखिए कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनकी कंपनी इस तरीके से काम करेगी कि कतई भी जरा सा भी पॉल्यूशन ना हो और कार्बन को जरा सा भी बढ़ावा ना दिया जाए जिससे कि पॉल्यूशन होता है। जैसे कि इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? इसके लिए कंपनीज वाटर को सेव करने के लिए टेक्नोलॉजीज लॉन्च करती हैं, मतलब पानी की बचत करी जानी चाहिए। साथ में कंपनी इस बात को एश्योर करे कि वो पेपरलेस वर्क कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है सारा काम ये ऑनलाइन करें, कोई भी पेपर पर काम ना हो। जाहिर सी बात है अगर आप पेपर पर काम कर रहे हो तो उसके लिए पेपर को बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं अगर, तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। तो पानी की बचत, पेपरलेस वर्क और साथ में सोलर एनर्जी का यूज करना, ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी मदद से कंपनीज अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेती हैं। मैंने आपको पिछले महीने के करंट अफेयर में बताया था कि एचडीएफसी बैंक ने भी ऐसा ही एक अनाउंसमेंट किया है। एचडीएफसी बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने आप को कब तक कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर कर देंगे। इनका अनाउंसमेंट है 2032 तक न्यूट्रल करेंगे खुद को, और रिलायंस 2035 तक, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। रिलायंस का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, यह भारत की कौन सी यूटी है, हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी हाल ही में
क्लास वर्क कल्चर को सेव या आप बोल सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी क्लासेस की शुरुआत कर दी है। ये है लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर की सरकार। अब समझिए ये कम्युनिटी क्लासेस है क्या। कहने का मतलब ये है कि लद्दाख के स्कूलों में क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं। साथ में लद्दाख के अंदर 385 ऐसे कम्युनिटी टीचिंग सेंटर्स हैं जहां पर क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं। इनकी खास बात ये होगी कि कोई भी क्लास कमरे के अंदर नहीं लगेगी, रूम में क्लास नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हैं। सारी क्लासेस खुले आसमान के नीचे ही कंडक्ट कराई जाएंगी। अब ऐसा करने की जल्दी क्या थी? देखिए रीजन क्या है ना, कि वहां पर क्लास वर्क कल्चर स्टूडेंट भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह अभी भी भारत में है जहां पर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई भूलते चले जा रहे थे। और सरकार ने फैसला लिया है कि ये क्लास वर्क कल्चर को बचाने के लिए कम्युनिटी क्लासेस की अब शुरुआत करी जानी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर 385 कम्युनिटी टीचिंग सेंटर्स को खोल दिया गया है। दिल्ली में गवर्नर है अनिल बैजल, लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर, लक्षद्वीप में है प्रफुल्ल पटेल और जेएनके में है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कल के दिन टोक्यो ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया है कि इस बार 23 जुलाई से अगले महीने से जो टोक्यो ओलंपिक शुरू होने वाले हैं जापान में, उसमें मैक्सिमम कितने लोगों को परमिशन दी जाएगी लाइव गेम्स देखने के लिए। तो इनका फैसला है मैक्सिमम 10,000 लोग ही सिर्फ इस बार लाइव गेम्स देख पाएंगे। मतलब कहने का, टोक्यो ओलंपिक्स का जो ग्राउंड है वहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अनअकैडमी पर अब केवल कुछ ही दिन तक ये प्राइस चल रहे हैं, अदरवाइज प्राइस हाइक आने वाला है। ये प्राइस हाइक जिस तरीके से जनवरी के महीने में हुआ था 2021 में, उसी तरीके से अब प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आप अवेल कर सकते हो कोई भी सब्सक्रिप्शन वरुण 777 डिस्काउंट कोड से। अगर आप इसको लगाते हैं तो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सारे ऑफर मिल जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन इस टाइम पे मिल रहा है। और हाँ, आज शाम को 6 बजे मिलना मत भूलिएगा। इसका लिंक क्लास का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तुरंत खुद को रजिस्टर कर लीजिए वहां पे, और वरुण 777 अनलॉक कोड से ही शाम को 6 बजे आपकी क्लास खुलेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।